तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब मार्विंग पैलेस के मास्टर जो होते हैं अपने बेटे को थप्पड़ मारने लगते हैं तो डूची अपनी तलवार निकालने को तैयार होता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि डैड क्या आप यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने वाले हो। तो इसी के साथ उसका फादर वहीं पर रुक जाता है और साथ ही वो डूची की तरफ देखता है कि वो कमीना अपनी तलवार निकालने वाला था। तो वो उसकी तरफ घूमते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि जो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अपनी तलवार निकालने वाले थे। इसी के साथ ही डूची उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर हाथ उठाओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ काट दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यंग मास्टर का गार्ड हूँ। तो ये बात सुनते ही पैलेस मास्टर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही गार्ड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर का गार्ड हूँ, और उनका गार्ड होने का मतलब यह है कि कोई भी अगर यहाँ पर उन्हें टच भी करने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके ऊपर अटैक जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद आपको याद नहीं है कि मास्टर गू ने मरने से पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड बनाया था। मेरे अलावा भी यहाँ पर इसके 3-4 और गार्ड्स हैं और सभी लोगों को यहाँ पर यही ड्यूटी दी गई थी कि अगर यंग मास्टर को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यहाँ पर आप हो या फिर इसकी माई क्यों ना हो, अगर वो यहाँ पर यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग अपनी तलवार निकालेंगे और तुम्हें उसी वक्त मार डालेंगे। ये बात सुनते ही पैलेस मास्टर गुस्से के साथ गाली देते हुए कहते हैं कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर पैलेस के गार्ड हो, ना कि तुम यहाँ पर यंग मास्टर के गार्ड हो। और वो अपनी तलवार निकाल लेते और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। जब किसी के साथ उनका बेटा जो होता है वो कहता है बस करें, बहुत हो गया। और साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम लोगों का ये पैथेटिक एक्ट देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं गया, मैं यहाँ पर तुम्हारा ये ड्रामा नौटंकी नहीं देख सकता। तो फादर उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसको ड्रामा कह रहे हो, तुम यहाँ पर इतने सालों के बाद आए और तुम यहाँ पर आने के बाद किस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि जिस प्रोटेक्टर को तुमने यहाँ पर मार दिया है वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ भी यहाँ पर रह चुका है और उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन देता रहा है, और आज यहाँ पर तुम्हारी माँ का एक बाजू काट गया जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर एक सजा देने का मौका मिल गया और तुमने इस बेचारे को जान से मार दिया। अगर तुम उसे सजा देना चाहते थे तुम इसे डांट सकते थे या फिर कुछ दिनों की इसकी सैलरी काट सकते थे या फिर इसे जेल में बंद रख सकते थे, तुम्हें इसे जान से मारने की जरूरत नहीं थी। तो ये बात सुनने के बाद उसका बेटा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम इस प्रोटेक्टर को जो कि एक गार्ड है उसे अपना ब्रदर कह रहे हो। शायद तुम यहाँ पर भूल रहे हो कि एक कुत्ता जो होता है हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है। अगर एक कुत्ता यहाँ पर अपने मालिक के लिए अपनी जान नहीं दे सकता तो फिर ऐसे कुत्ते का फायदा ही क्या है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे लिए कुत्तों की तरह ही हैं और तुम यहाँ पर इन सभी को अपना ब्रदर बना रहे हो। यहाँ पर ब्रदरहुड जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनते ही फादर सोच रही होती है क्या यहाँ पर इसकी जो मेंटालिटी आ कहां से रही है, आज यहाँ पर इन सोल्जर्स को इंसान क्यों नहीं समझ रहा। मुझे लगता है कि गू गिहुआ ने इसे यहाँ पर पिछले 18 साल तक मेरे से मिलने नहीं दिया, इसी वजह से इसका दिमाग गू गिहुआ के जैसा ही हो गया है। जिस तरह वो कमीनी और घटिया है उसी तरह से ये भी, इसकी सोच भी वैसी कमीनी और घटिया होती जा रही है। आज इस सोच के साथ ये कैसे पूरी दुनिया के ऊपर राज कर पाएगा। तो इसी के साथ उसका बेटा उसे कहता है कि अब यहाँ पर फादर बनने की नौटंकी बंद करो, मुझे यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि तुम्हारे जैसा निकम्मा आदमी मेरा बाप है। और ये बात सुनने के बाद पैलेस लौट के तो पांव से जमीन निकल जाती है कि उस बेचारे को इतना बड़ा झटका लगता है कि पिछले 18 साल से यहाँ पर वेट कर रहा था कि उसका बेटा कब यहाँ पर वापिस आएगा, लेकिन आते ही उसने यहाँ पर उसकी इंसल्ट कर दी है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर जो होते हैं बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यंग मास्टर की जान बची या नहीं, लेकिन साथ ही ग्रैंडफादर का एक बाजू जो होता है वो कट चुका होता है। तो ग्रैंडफादर उन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई जाकर उसे खाना खिला दो क्योंकि उसे होश आ गई है, जाकर उसे खाना खिलाओ। तो शिन कहते हैं कि मैं अभी चली जाती हूँ और वो भागती हुई अंदर चली जाती है। तो जब वो अंदर चली जाती है तो मास्टर माँ बाप जो होते हैं उसे कहते हैं कि मास्टर आपके बाजू को क्या हुआ, आपका एक बाजू कहाँ पर चला गया। तो वो उसे कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, मैं बाहर जाकर थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। तो माँ बाप जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि ग्रैंडफादर को अपना बाजू काटना पड़ गया है। जबकि मैं शिन को दिखाता है कि वो भागती हुई अंदर चली जाती है और जाकर माया सांगू के साथ लिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कैसा कर सकते हो, तुमने यहाँ पर मरने का इरादा कर लिया तो तुम यहाँ पर मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। तो शिन उसे कहती है कि प्लीज प्लीज दोबारा कभी इस तरह का काम मत करना। तुम्हारा सांगू से कहता है कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पर रोना तो बंद करो, अब मैं दोबारा इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा। जब किसी के साथ रेड गॉब्लिन वहां पर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी यंग मिस से ही माफी मांगनी है या फिर तुम्हें किसी और से भी माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कमीने कहीं कि ये किस किस्म का सवाल है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ मार्विंग पैलेस में जाऊंगा और हम दोनों मिलकर मार्विंग पैलेस को बर्बाद करेंगे, लेकिन तुम वहां पर अचानक से गायब हो गए। मेरी सिस्टर को वहां पर लेकर आई तो उसके बाद तुम वहां पर से अचानक से कहीं पर भागकर चले गए। ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर कैसे कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वफादारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपस में बात की थी कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर जाकर मार्विंग फोर्ट्रेस को बर्बाद
बात करने वाले हैं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी बहन को बहुत ही अच्छे से फेयरवेल बोल दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहां पर से अकेले ये काम खत्म करना था, क्योंकि मुझे वो हमसे लेप्रोसी की बीमारी भी लग गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ कांटेक्ट में आओ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बहन जो थी वो काफी ज्यादा खुश थी, मरते वक्त उसके चेहरे के ऊपर स्माइल थी। तो ये बात सुनते ही रेड गॉब्लिन वहीं पर रोना शुरू कर देता है, जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा तुम किस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हो। और डेथ रीपर क्योंकि हमारे यंग मास्टर का बॉडी गार्ड है, तो वो उसे कहता है कि रेड गॉब्लिन, चाहे तुम यहाँ पर कोई से भी गॉब्लिन क्यों ना हो, चाहे तुम दोनों का रिलेशन आपस में कोई भी हो, लेकिन अगर दोबारा तुमने हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर कमीना या फिर इस तरह के अल्फाज को यूज किया तो फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो गॉब्लिन उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा? तो डेथ रीपर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हमारे यंग मास्टर के साथ तमीज से बात करो, चाहे तुम दोनों में यहाँ पर पहले कोई दोस्ती क्यों ना रही हो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई हमारे यंग मास्टर से बदतमीजी से बात करे, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर हमारी यंग लेडी से भी तमीज से बात करनी होगी, वरना मेरी यंग लेडी के पास जो प्लम ब्लॉसम नाइव्स हैं मैं उनके साथ तुम्हारा मुंह सी दूंगा। ये बात सुनने के बाद हमारा गॉब्लिन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक वर्जिन गोस्ट यहाँ पर मुझे इस तरह के लेक्चर्स दे रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले यहाँ पर अपने अंदर जानकर देखना चाहिए, तुम्हें तो यहाँ पर मरने के बाद हेल में भी जगह नहीं मिलने वाली और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। तो इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने आप को साबित करना चाहते हो तो चलो आप जल्दी से बाहर चलते हैं और जाकर फाइट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा कौन यहाँ पर किससे बेहतर है। जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक जानवर की तरह हो, जो कि यहाँ पर मेरी बात सुनते ही गुस्सा हो गया और यहाँ पर मेरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे उठकर तुम्हारे साथ जाकर बैटल करना शुरू कर दूंगा? नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं बैटल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वरना तुम्हारे जैसे एक गोस्ट को जो कि पैसों के लिए लोगों को पकड़ता है उसको मेरे लिए मारना ज्यादा आसान काम है, क्योंकि मैं एक असैसिन हूँ। तो ये बात सुनते ही वो दोनों फिर से वहां पर आपस में झगड़ना शुरू कर देते, जबकि मां सांगू कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि छोड़ो इन दोनों को, ये दोनों जब से यहाँ पर आपस में मिले हैं तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से बहस कर रहे हैं। असल में डेथ रीपर को लगता है कि यहाँ पर वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर रहा है रेड गॉब्लिन, इसी वजह से, और रेड गॉब्लिन को लगता है कि डेथ रीपर तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बहस करते रहते हैं। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि उन दोनों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर जो सप्रेस हो गई है, क्या तुम्हें कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो मिस शिन से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ ताकि तुम खा सको। तुम्हारा सांगू कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही मिस शिन जो होती है वो उन दोनों से कहते हैं कि अब यहाँ पर लड़ना बंद करो, जल्दी से बाहर जाओ, जाकर कोई रैबिट वगैरह पकड़ कर लाओ ताकि मैं यहाँ पर उसे भूनकर यंग मास्टर को दे सकूं। नेक्स्ट सीन जो होता है एक दिन के बाद का दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर जो होते हैं बाहर जाकर खड़े होते हैं। तुम्हारा सांगू उनके पास आता है तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कितनी ज्यादा सुकून और शांति है? तो फादर उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था बहुत ज्यादा टेरिबल था, वो इतना खतरनाक पॉइजन था कि वो तुम्हारी बोन मैरो तक फैल चुका था। उस पॉइजन को निकालना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। तुम्हारा सांगू वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर ने वहां पर उस पॉइजन को निकालने के लिए सारे के सारे पॉइजन को पहले मेरी बॉडी से निकाला, उसको अपने 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 पूरे एक बाजू के अंदर वहां पर कंट्रोल किया। अपने बाजू के अंदर उस पॉइजन को लाने के बाद उन्होंने अपना पूरा बाजू काट दिया ताकि उस पॉइजन को बॉडी से अलग किया जा सके। सांगू इस बात को लेकर काफी ज्यादा उदास लग रहा था। तो ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि देखो तो जरा, कुछ अर्सा पहले तो तुम यहाँ पर कितने ज्यादा वाइल्ड थे और कितने ज्यादा एनर्जेटिक थे, लेकिन अब यहाँ पर तुम कितने ज्यादा उदास लग रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। हमारा सांगू अब यहाँ पर दोबारा क्या करेगा, क्या अभी भी वो गू गिवा को मारना चाहता है या नहीं।